नमस्कार बच्चों। आज हम ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होता है और उसका उपयोग क्या है। इससे पहले हम ब्लड की स्ट्रक्चर और ब्लड का फंक्शन जो है वो पढ़ चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त वर्ग। ब्लड ग्रुप बच्चों, रक्त वर्ग की जानकारी प्राप्त करने से पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रक्त की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं हम कि ब्लड के अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो में देखा, ब्लड को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। एक भाग जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जो 55% रक्त के अंदर पाया जाता है। पीले रंग का चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। ये घावों को भरने का काम करता है। इसके अलावा पचित भोजन को हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनके बीच में परिवहन का काम भी करता है। इसके दूसरे भाग में कणिकाएं या कोशिकाएं, ये भी 3 प्रकार की होती है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिकाएं, जिनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग जो है वो लाल होता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन यौगिक बनाता है, जो रक्त के द्वारा बॉडी की प्रत्येक सेल तक पहुंचता है। इसके अलावा WBC, व्हाइट ब्लड सेल, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि रोगों से लड़ने की जो पावर होती है हमारी बॉडी के अंदर, कोई भी वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो ये उसको नष्ट कर देती है। तीसरे प्रकार की जो सेल होती है जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स जो होती है वो थक्का बनाने का काम करती है। थक्का जमने में सहायक, यानी कि चोट लगने के बाद में रक्त जब बहता है तो उसे रोकने का काम करती है। यानी कि जहाँ भी चोट लगती है वहाँ पे ये रक्त का थक्का बना देती है, जिससे रक्त बहना रुक जाता है। तो ये मोटी मोटी ब्लड की स्ट्रक्चर थी जिसमें प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं थी। आइए अब जानते हैं ब्लड ग्रुप क्या होता है और ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी और क्यों आवश्यकता पड़ी ब्लड ग्रुप की। बच्चों, पहले क्या होता था कि ब्लड की जब भी आवश्यकता पड़ती थी, कोई दुर्घटना, चोट या एनीमिया की वजह से, तो जब रक्त दिया जाता था तो कई बार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। तो कई वैज्ञानिकों ने इस पे शोध प्रारंभ किया और उसी क्रम में 1900 से लेके 1902 के बीच में कार्ल लैंडस्टीनर एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज करी। कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज करी। किस प्रकार से करी एक बार फिर देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ब्लड के अंदर आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स सेल पाई जाती है और प्लाज्मा पाया जाता है। इन्होंने क्या देखा कि ये आरबीसी जो है सेल ब्लड की, इसके अंदर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। मिला, यानी कि इन्हें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन मिला, जिसका केमिकल नाम देखें तो उसे इन्होंने कहा ग्लाइकोप्रोटीन।
प्रोटीन। ये प्रोटीन दो प्रकार का था, एक तो था एंटीजन ए और दूसरे प्रकार का प्रोटीन एंटीजन बी, यानी कि दो प्रकार के प्रोटीन आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन में प्राप्त हुए। अब वो इन्होंने देखा कि कई व्यक्तियों के ब्लड के अंदर एंटीजन ए पाया, कईयों में बी मिला, कईयों में दोनों मिले और कुछ व्यक्तियों के रक्त में दोनों एंटीजन नहीं मिले। इन्हीं एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप की खोज हुई। किस प्रकार से हुई वो देखते हैं, पर उससे पहले हम देखते हैं कि जैसे ये रुधिर है पूरा, इस रुधिर की जो प्लाज्मा है उसमें भी एक प्रकार का प्रोटीन इम्यूग्लोबिन प्राप्त हुआ। इसे शॉर्ट नेम आईजीबी कहते हैं। ये भी दो प्रकार का प्राप्त हुआ, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, एंटीजन को कैपिटल अक्षर में लिखा गया और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर में लिखा गया। जिस व्यक्ति के रुधिर में एंटीजन ए पाया गया, उसी व्यक्ति की प्लाज्मा में इसके विपरीत एंटीबॉडी पाई गई। यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर एंटीजन ए है तो उसके अंदर एंटीबॉडी बी पाई गई। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति के रुधिर में एंटीजन बी है तो उसकी प्लाज्मा में जो प्रोटीन यानी कि एंटीबॉडी जो है वो ए प्राप्त हुई। तो एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप की स्ट्रक्चर हुई, उसको हम सारणी के द्वारा देखेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। 1900 से लेकर 1902 के बीच में कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज करी। ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण जो होता है उसे ए बी ओ समूहीकरण कहते हैं। समूहीकरण कहते हैं। अब ये ब्लड ग्रुप एंटीजन के आधार पर हम एक सारणी बना के इसको और स्पष्ट कर लेते हैं। यहाँ मैं एक सारणी बनाता हूँ, उससे आपको पता लग जाएगा किस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाता है और कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। यहाँ मैं लिखता हूँ ब्लड ग्रुप एंटीजन और एंटीबॉडी। रुधिर वर्ग ए, बी, ए बी और ओ, यानी कि जिस सेल के अंदर, जैसे मान लो ये आरबीसी सेल है, इसके अंदर अगर ए एंटीजन पाया गया तो इस वर्ग का नाम ए दिया गया। इसी क्रम में अगर आरबीसी के अंदर बी एंटीजन है तो उसका नाम बी रुधिर वर्ग दिया गया। इसी क्रम में अगर आरबीसी सेल के अंदर ए व बी दोनों एंटीजन पाए गए तो उसे ए बी नाम दिया गया। इसी क्रम में अगर आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन मिला उसके अंदर जो एंटीजन कोई नहीं पाया गया तो उसे ओ रुधिर वर्ग, यानी कि 4 रुधिर वर्ग हो गए, ए बी और ओ, जो कि मैं सारणी में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब देखते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा एंटीजन ए प्राप्त हुआ तो उसे रुधिर वर्ग ए नाम दिया गया, तो ए के अंदर एंटीजन ए, और इसी रुधिर की प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी पाई गई वो इसके विपरीत यानी कि बी पाई गई। इसी प्रकार रुधिर वर्ग बी यानी कि एंटीजन इसके अंदर बी और एंटीबॉडी इसके विपरीत होगी यानी कि ए। इसी प्रकार ए बी रुधिर वर्ग जो है उसके अंदर ए बी एंटीजन और एंटीबॉडी कोई नहीं।
यानी कि ए बी रुधिर वर्ग जो है जिसके अंदर एंटीजन ए और बी पाया जाता है उसमें किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं मिली। इसी क्रम में ओ रुधिर वर्ग जो है उसमें किसी प्रकार का एंटीजन यानी कि किसी प्रकार का एंटीजन नहीं है, तो इसे रुधिर वर्ग ओ कहते हैं। तो इसमें कोई एंटीजन नहीं है और एंटीबॉडी इसमें दोनों पाई गई, ए और बी। तो ये सारणी से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि रुधिर वर्ग ए में कौन सा एंटीजन और कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। बी के अंदर बी एंटीजन और एंटीबॉडी ए। रुधिर वर्ग ए बी के अंदर ए बी एंटीजन पाया जाता है, एंटीबॉडी कोई नहीं पाई जाती। और रुधिर वर्ग ओ के अंदर एंटीजन कोई नहीं है और एंटीबॉडी ए व बी। यहाँ पे एंटीजन का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं एंटीजन को? प्रतिजन। और एंटीबॉडी का मतलब प्रतिरक्षी। तो इस सारणी से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किस वर्ग के अंदर कौन सा एंटीजन और एंटीबॉडी पाई जाती है। रुधिर वर्ग की जांच होने के बाद में जब भी कोई शल्य क्रिया होती या रुधिर की आवश्यकता होती तो व्यक्ति को कृत्रिम रुधिर दिया जाता, उचित रुधिर वर्ग का उसको दिया जाता। परंतु कई बार देखा कि उचित रुधिर वर्ग देने के बाद भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह भी हम जानेंगे, परंतु उससे पहले हम जानते हैं कि कौन सा वर्ग या किस वर्ग का रुधिर किस व्यक्ति के मतलब किस किस व्यक्ति को वो दिया जा सकता है या किस वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। इसके लिए हम एक सारणी बनाएंगे, उससे अच्छे से ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा रुधिर वर्ग किन किन व्यक्तियों को दिया जा सकता है या किन किन वर्ग वाले व्यक्तियों को दिया जा सकता है। यहां मैं लिखूंगा डोनर यानी कि दाता, देने वाला जो व्यक्ति है उनका रुधिर वर्ग यहां आ जाएगा। यहां लिख दूंगा ब्लड ग्रुप। ए वाला व्यक्ति किन किन वर्गों को दे सकता है? बी रुधिर वर्ग, ए बी रुधिर वर्ग और ओ। ऊपर हम लिखेंगे ग्राही, किस वर्ग वाला व्यक्ति किस रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति रक्त को ले सकता है, यानी कि रिसिपिएंट कहते हैं इसे, रिसिपिएंट या ग्राही। रुधिर वर्ग ए बी और ओ। इसके साथ में मैं यहाँ एंटीबॉडी लिखूंगा और दाता के सामने एंटीजन, यानी कि रुधिर वर्ग ए के अंदर हमें पता है एंटीजन ए पाया जाता है, बी के अंदर एंटीजन बी पाया जाता है, ए के अंदर ए व बी दोनों पाए जाते हैं और ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में देखते हैं कि ग्राही के अंदर रुधिर वर्ग ए के अंदर एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है। इसके विपरीत पाई जाएगी बी, इसके अंदर एंटीबॉडी ए। और रुधिर वर्ग जो है ए बी में किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ओ के अंदर ए व बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। ये एंटीजन आ गए, ये एंटीबॉडी आ गई, ये रुधिर वर्ग दाता जो देने वाले हैं और इस साइड में ऊपर जो है ग्राही रेसिपिएंट जो रुधिर लेने वाले हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से। जैसा हम पढ़ चुके हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर एंटीजन ए पाया जाता है उसी में एंटीबॉडी बी होती है, यानी कि अगर एंटीजन बी होगा तो उस व्यक्ति की प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए होगी। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो इन व्यक्तियों को आपस में रक्त दिया जा सकता है। कैसे देखते हैं, जैसे रुधिर वर्ग ए के अंदर ए एंटीजन है
और रुधिर वर्ग ए के अंदर बी एंटीबॉडी है, यानी कि विपरीत एंटीबॉडी है, तो इस व्यक्ति को यानी कि ए रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति ए रुधिर वाले वर्ग वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है। इसी क्रम में यहाँ देखें कि यहाँ एंटीजन ए है और यहाँ एंटीबॉडी ए है, ये समान हो गई, तो समान होते ही होगा क्या कि रुधिर का थक्का बन जाएगा। अगर इस प्रकार से ए रुधिर वर्ग जो है वो बी वाले को दिया जाए तो ये आपस में चिपचिपा होकर रुधिर का थक्का बना लेगा, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का ब्लड जो है बी वाले को नहीं दिया जा सकता। यहाँ ए बी के अंदर एंटीबॉडी कोई नहीं पाई जाती, तो इसका मतलब ये रक्त इसको दिया जा सकता है। ओ के अंदर ए व बी एंटीबॉडी पाई जाती है और ए एंटीजन इसके अंदर होता है, तो ए मिल जाएंगे और इसलिए ये रक्त इसको नहीं दिया जा सकता। इसी क्रम में बी के अंदर बी एंटीजन पाया जाता है और ए के अंदर बी एंटीबॉडी होती है, तो ये रक्त इसको नहीं दिया जा सकता। इसी क्रम में बी एंटीजन, बी ग्रुप है, बी एंटीजन है, यहाँ बी के अंदर एंटीबॉडी ए है यानी कि विपरीत है, तो ये इसको बी ग्रुप वाला बी को रक्त दे सकता है। इसमें ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो बी वाला भी ए बी को दे सकता है, ए वाला भी दे सकता है। यहाँ पे बी एंटीबॉडी है और बी ग्रुप के अंदर बी एंटीजन है, तो दोनों समान हो गए, तो यहाँ बी ग्रुप वाला ओ को रक्त नहीं दे सकता। ए बी के अंदर ए व बी दोनों एंटीजन है, इसका मतलब एंटीबॉडी यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे भी ये नहीं दे सकता और यहाँ पे भी नहीं दे सकता। यहाँ कोई एंटीबॉडी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी वाला ए बी को रक्त दे सकता है। ए एंटीजन और बी एंटीजन या ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी, तो यहाँ पे भी ये रक्त नहीं दिया जा सकता। अब आते हैं ओ पर। ओ के अंदर किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता, तो ये ए को भी रुधिर दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। क्योंकि इसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता, तो ये सभी को रुधिर दे सकता है। तो देखा बच्चों आपने कि किस वर्ग वाला किन किन को रुधिर दे सकता है, किस किस वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर दे सकता है। पुनः देखते हैं, ए रुधिर वर्ग वाला ए को और ए बी दोनों को रक्त दे सकता है, बी वाला बी को और ए बी को दे सकता है, ए बी वाला ए बी को दे सकता है और ओ वाला सभी रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्त दे सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ए बी जो है सभी से रक्त ले सकता है और ओ सभी को दे सकता है। तो ये क्या हुआ, सर्वग्राही, और ओ क्या हुआ, सर्वदाता। यानी कि हम देखें कि सार्वत्रिक ग्राही या सर्वग्राही, या इसे कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट ग्रुप कौन सा हो गया, ए बी। कौन सा ग्रुप हुआ, ए बी, यानी कि ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति सभी वर्गों से रक्त ले सकता है। इसी क्रम में सर्वदाता, डोनर, दान करने वाला, सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन सा हुआ, ओ वर्ग वाला, यानी कि ओ रुधिर वर्ग वाला सभी को रक्त दे सकता है, सर्वदाता। तो यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गया होगा, रुधिर वर्ग और सर्वग्राही और सर्वदाता, यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। ये सब जानकारी प्राप्त होने के बाद भी कई बार क्या होता था, व्यक्ति को रुधिर दिया जाता और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। तो इसमें भी एक समस्या थी कि क्या समस्या हो सकती है। कार्ल लेंस्टीनर ने आगे खोज जारी रखी और उसने पाया कि एक विशेष प्रकार का
प्रोटीन या एंटीजन जिसे कहते हैं वो होता है, जिसकी वजह से रक्त जो है अगर किसी व्यक्ति को दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर विपरीत RH फैक्टर जो होता है, उसे उसका नाम RH फैक्टर रखा। ये सन 1940 के लगभग कार्ल वैज्ञानिक, वही कार्ल लैंडस्टीनर और एक वैज्ञानिक और थे इनके साथ जिनका नाम था वीनर, इन्होंने खोज जारी रखी और इन्होंने पाया कि जो RBC सेल है उसके अंदर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे RH कहा गया। जिसमें पाया जाता है उसको RH और जिसमें नहीं पाया जाता उसे RH नेगेटिव, यानी कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। RH नाम क्यों पड़ा? इन्होंने पहले एक वानर या बंदर, मकाका रिसस प्रजाति का एक बंदर था, उस पर खोज करी। उसका ब्लड और मनुष्य के ब्लड में समानता थी, इसलिए इस पे पहले खोज करी, बाद में मनुष्य के ब्लड पे भी खोज करी। तो मकाका रिसस ये प्रजाति है एक बंदर की, इस पे खोज करी और इसमें एक फैक्टर मिला जिसे RH फैक्टर कहा गया। ये रिसस बंदर के नाम के प्रजाति की 2 अक्षर जो है RH से लिया गया। जिसमें ये पाया जाता है उसे RH पॉजिटिव कहा गया और जिसमें नहीं पाया जाता उसे RH नेगेटिव कहा गया। तो मनुष्य के अंदर भी इस प्रकार का फैक्टर मिला, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। अब इस वजह से कई बार क्या होता था, उचित ब्लड ग्रुप देने के बावजूद भी अगर RH फैक्टर की जांच नहीं की जाती और ये विपरीत किसी व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो कौन सा RH फैक्टर, जैसे मान लो RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति जो है वो RH पॉजिटिव को रक्त दे सकता है। RH पॉजिटिव वाला अगर किसी में RH फैक्टर नहीं है, मान लो नेगेटिव है, तो उसको रक्त नहीं दे सकता। RH नेगेटिव जो है वो RH पॉजिटिव को रक्त दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई RH फैक्टर पाया ही नहीं जाता, तो इसमें देने में कहीं दिक्कत नहीं है। RH नेगेटिव वाला RH नेगेटिव को रक्त दे सकता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि कौन सा व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है। तो अब 3 प्रकार से ब्लड ग्रुप की जांच होने के बाद में, एक तो ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन देखा जाता है, एक एंटीबॉडी जांच की जाती है और एक RH फैक्टर की जांच की जाती है। इन तीनों की जांच करने के बाद में व्यक्ति को ब्लड दिया जाता है। अब अगर मान लो किसी व्यक्ति को, मान लो किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, ये मनुष्य है यानी कि लड़का है, और RH नेगेटिव लड़की से इसकी शादी हो जाती है मान लो, तो इनके जो संतान उत्पन्न होंगी वो मान लो अगर RH पॉजिटिव होती है पहली संतान, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। RH पॉजिटिव लड़का और RH नेगेटिव अगर लड़की है और इनके संतान, प्रथम संतान अगर RH पॉजिटिव होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जब द्वितीय संतान पैदा होगी तो ये RH पॉजिटिव जो है इसकी RH नेगेटिव सेल से मिल जाएगा, जिस वजह से द्वितीय संतान की मृत्यु हो सकती है। क्यों हो सकती है? एक प्रकार का रोग हो जाता है जिससे उस भ्रूण के अंदर रुधिर
लैंगता प्रारंभ हो जाती है। यानी कि इस रोग को कहते हैं गर्भ और रक्ताणु कोरकता, या इंग्लिश में इसे कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटेलिस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटेलिस, ये रोग हो जाता है। और इस रोग की वजह से गर्भ के अंदर द्वितीय जो शिशु होता है उसकी मृत्यु हो सकती है, माँ की मृत्यु हो सकती है, बच्चे की यानी कि बच्चे की मृत्यु हो सकती है, माँ की मृत्यु हो सकती है, या बच्चा पैदा होने के बाद में उसमें अनेक प्रकार की विकृतियां पैदा हो जाती हैं। तो इस समस्या के समाधान के लिए प्रथम प्रसव के बाद माँ को एक इंजेक्शन दिया जाता है। यानी कि प्रथम बच्चा पैदा होने के 24 घंटे के अंदर एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसे कहते हैं रोहेगम। ये RHD या IgG का इंजेक्शन होता है। ये इंजेक्शन देने के बाद में द्वितीय संतान जो है वो स्वस्थ पैदा हो सकती है। तो बच्चों, आज हमने प्रयास किया ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी प्राप्त करने का। विश्वास है आपको अच्छी लगी होगी। कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होते हैं। तब तक धन्यवाद।